हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इससे पहले आपने पतंग कविता की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य समझा। आज आप कविता के बहाने कविता की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य समझेंगे। तो बच्चों, इस कविता के 3 काव्यांश हैं। काव्य सौंदर्य केवल प्रथम और अंतिम काव्यांश का ही है। और इस कविता का एक और भाग है, बात सीधी थी पर, वो हम इसके बाद समझेंगे। तो बच्चों, इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। उन्होंने कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों का खेलना तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी सीमा में बंधे हुए हैं, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। कविता के बहाने एक यात्रा है, चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की। तो कवि क्या कह रहे हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है, यानी कि आज़ाद है। वह अनंत उड़ान है, यानी कि उस उड़ान की कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। इसी कारण कवि आगे कहते हैं कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान सकती और ना ही वो समझ सकती है। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकती। तो बच्चों, ये तो है इस काव्यांश की व्याख्या। अब आप इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य समझेंगे। तो काव्य सौंदर्य का पहला चरण क्या है कि कविता की भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली है, और दूसरा, प्रश्न शैली का प्रयोग करने से कविता रोचक एवं सजीव हो गई है। बहाने, जाने, माने में तुक होने से कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। अनुप्रास, प्रश्न अलंकार तथा मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इनकी पूरी कविता का ही मानवीकरण हुआ है। अब है इसका दूसरा काव्यांश। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब कवि कहते हैं कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और उसके बाद मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से भरी होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। अब इसका तीसरा काव्यांश है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता और उनके खेल सभी विधि और निषेधों से परे होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य है, विकास की असीम संभावनाएं और उमंग, उत्साह है। उसी तरह कविता में भी
अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं। उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव एवं कविता के भाव में समानता प्रकट हुई है। दूसरा, बच्चों के खेल नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं। कविता भी कुछ ऐसी ही होती है। और तीसरा, यह घर वह घर सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।